हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। आज बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक की। लास्ट हम लोग बात कर रहे थे आरडीएनए का निर्माण। तो हमने पढ़ा था कि आरडीएनए जो है उसका निर्माण करते हैं जब आप डिजायर्ड जीन को जोड़ देते हो वेक्टर के साथ में डीएनए लाइगेज के द्वारा, तो फॉर्मेशन होता है किसका? आरडीएनए का। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो बच्चों अपना यहाँ पे होगा चौथा स्टेप, वो है आरडीएनए का परपोषी कोशिका में आरडीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। कि साहब जो आरडीएनए है उसका परपोषी कोशिका में कैसे ट्रांसफर करे, आइए बच्चों करते हैं इसके बारे में चर्चा। देख जैसे ये बच्चों अपने पास में मान लो परपोषी कोशिका है, ये है होस्ट सेल, एंड ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो ये है आरडीएनए। ये कौन सा डीएनए है? आरडीएनए है। दिस इज आरडीएनए। अब ये आरडीएनए जो है ये प्रवेश करना चाहता है परपोषी कोशिका में, लेकिन बच्चों समस्या ये है कि आरडीएनए जो है ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये जल स्नेही है, या आप कह सकते हो ये जल रागी है। और कोई भी पदार्थ अगर जल स्नेही है तो वो आसानी से कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकता। तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोफिलिक प्रवृत्ति होने के कारण, हाइड्रोफिलिक प्रवृत्ति होने के कारण आरडीएनए होस्ट सेल की कोशिका झिल्ली को, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि साहब ये जो यहाँ पे आरडीएनए है, ये आरडीएनए खुद तो परपोषी कोशिका में नहीं जा सकता, क्योंकि जो परपोषी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, बाहर तो बच्चों कौन है? कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। बाहर तो है सेल वॉल, अंदर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आरडीएनए जो है उसकी जल स्नेही प्रवृत्ति होती है, उसकी जल रागी प्रवृत्ति होती है, जिससे यह कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर सकता बिटवा। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको कुछ ऐसी विधियां अपनानी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसी विधियां अपनानी पड़ेगी जिनके द्वारा आरडीएनए जो है वो परपोषी कोशिका में ट्रांसफर हो पाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं तब हमें ऐसे मेथड्स यूज करने होते हैं, यूज करने पड़ते हैं, जिससे आरडीएनए होस्ट सेल में प्रवेश कर पाए। अब मेथड कौन से हैं, आइए बच्चों करते हैं उसके बारे में चर्चा। देखें भाई आरडीएनए खुद तो जा नहीं सकता, अब ऐसी विधियां चाहिए जिससे आरडीएनए परपोषी कोशिका में जा सके। देखें नंबर 1, पहली जो बच्चों यहां पर विधि है, इस पहले विधि का नाम है हीट शॉक मेथड। ये है हीट
शॉक मेथड बोले तो ताप प्रघात विधि, हीट शॉक मेथड, ताप प्रघात विधि। देखो बच्चों, ताप प्रघात विधि में क्या होगा, हीट शॉक मेथड में क्या होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं फॉर बैक्टीरिया। अगर आपको बैक्टीरिया कोशिका के अंदर, अगर आपको बैक्टीरिया के अंदर आरडीएनए को डालना है तब आपको इस विधि का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या होगा, अपन यहाँ कह सकते हैं सबसे पहले ताप प्रघात विधि के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, इस बैक्टीरिया की कोशिका को डालते हैं एक माध्यम में। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक बैक्टीरिया की कोशिका, और बैक्टीरिया की जो कोशिका है इसको बच्चों हम लोग कैल्शियम +2 वाले सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अर्थात जो बैक्टीरिया है उसे कहाँ डाल दिया, कैल्शियम +2 वाले सॉल्यूशन में डाल देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों किया, ताकि इसकी जो कोशिका भित्ति है, ताकि इसकी जो सेल वॉल है, ताकि इसकी सेल वॉल छिद्रित हो जाए, इसकी कोशिका भित्ति जो है वो छिद्रित हो जाए। और बच्चों सेल वॉल जो है अगर वो छिद्रित हो जाती है, इसका मतलब अब चारों तरफ जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उस बच्चों कोशिका भित्ति में तो क्या बन गए, छिद्र बन गए। अगर कोशिका भित्ति में छिद्र बन गए इसका मतलब हमारा जो आरडीएनए है वो कोशिका भित्ति को तो पार कर लेगा। अर्थात हीट शॉक मेथड में सबसे पहले हम लोग जो बैक्टीरिया की कोशिका है उसको ट्रीट करते हैं, बैक्टीरिया की जो कोशिका है उसको डाल देते हैं कैल्शियम +2 वाले विलियन के अंदर, क्योंकि जो कैल्शियम +2 होगा वो क्या करेगा, क्योंकि जो बच्चों कैल्शियम +2 होगा उस कैल्शियम +2 से कोशिका भित्ति में छिद्र बन जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, अब बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया कोशिका होती है, हम लोग इस बैक्टीरिया की कोशिका को डाल देते हैं पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, या आप बर्फ भी बोल सकते हो, परीक्षा में बर्फ लिखा होता है, बर्फ मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाल देते हैं, फिर हम इसको डाल देते हैं। फिर हम अचानक क्या करते हैं, देखो पहले बच्चों आपने ये काम तो कर दिया, अब हम लोग इस बैक्टीरिया की कोशिका को रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर बच्चों अचानक से क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर कर देते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर करने से क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता होती है, जो सेल मेम्ब्रेन की पारगम्यता होती है, वो पारगम्यता झटके से बढ़ जाती है, पारगम्यता बढ़ जाती है। और जैसे ही पारगम्यता बढ़ती है तो क्या होगा, अब इस कोशिका झिल्ली की बच्चों पारगम्यता बढ़ गई तो जो हमारा आरडीएनए होगा वो आराम से इस कोशिका झिल्ली के अंदर से अंदर घुस जाएगा। समझ रहे बात को, अर्थात पहले कोशिका भित्ति में छिद्र किया, फिर कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ा के आरडीएनए को कोशिका के अंदर डाल दिया। फिर बच्चों क्या करते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में वापस टेम्परेचर कर देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है उस कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को वापस कम कर दें। वापस कम क्यों कर दें, क्योंकि पारगम्यता ज्यादा हो गई तो ये भी तो हो सकता है कि इधर से आरडीएनए जाए और सामने से बाहर निकल जाए। अतः जैसे आरडीएनए अंदर पहुंचता है हम वापस पारगम्यता को कम कर देते हैं, जिससे आरडीएनए वापस बाहर नहीं आ पाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों हीट शॉक मेथड जो है, यह हीट शॉक मेथड हम लोग काम में लेते हैं बैक्टीरिया कोशिका के अंदर आरडीएनए को डालने के लिए। ये बच्चों यहाँ पर सीन है, समझे बात को। सबसे पहले क्या करो, कोशिका भित्ति जो है उसको पार कराओ, तो क्या करोगे, कैल्शियम +2, इसको बोलते हैं डाइवेलेंट केटायन, द्विसंयोजी दनायन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये डाइवेलेंट केटायन है, Ca+2 जो है उसको डाल देते हैं, उससे कोशिका भित्ति में छिद्र बन जाते हैं। फिर कोशिका झिल्ली में से गुजारने के लिए क्या करोगे, पहले तापमान को 0 कर दो। 0 करने से क्या होता है, कोशिका झिल्ली में लिपिड के अणु पास पास में आ जाएंगे। फिर अचानक से तापमान को 42 डिग्री कर दो, तो तापमान बढ़ने से क्या होगा, लिपिड के अणु दूर दूर हो जाएंगे। और जैसे ही कोशिका झिल्ली में लिपिड के अणु दूर दूर हो गए तो उनके बीच में से आरडीएनए
अंदर घुस जाएगा, वापस तापमान कर दो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वापस तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ऐसा करने से क्या होता है, लिपिड अणु फिर से पास पास में आ जाते हैं और वो जो आरडीएनए है वो बच्चों बाहर निकल पाता नहीं है। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहाँ पर सीन है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी विधि। ओके, बात करते हैं अपने शुरू दूसरी विधि जो यहाँ पर है, इसका बच्चों नाम है माइक्रो इंजेक्शन विधि। माइक्रो इंजेक्शन मेथड। प्यारे बच्चों, इस विधि में क्या होगा, पहली बात तो याद रखना, ये जो विधि है हम लोग यूज करते हैं यूज्ड फॉर एडिबल सेल। जो एडिबल सेल है उस बच्चों एनिमल सेल के लिए हम लोग ये विधि उपयोग में लेते हैं। समझ रहे बात को? ये यहाँ पे सीन है। इसमें बच्चों क्या होता है, जैसे एक माइक्रो इंजेक्शन होता है, ये जंतु कोशिका उस माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा बच्चों क्या करते हैं कि वो जो आरडीएनए है उस आरडीएनए को सीधा केंद्रक में डाल लेते हैं। तो कह सकते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही छोटा इंजेक्शन होता है जिसकी सुई, जिसकी निडल बहुत पतली होती है, उस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर आरडीएनए को डाल लेते हैं और फिर आरडीएनए को डालकर उस माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा आरडीएनए को सीधा पहुंचा देते हैं जंतु कोशिका के केंद्र के अंदर। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जंतु कोशिका में काम करेगा, न कि पादप कोशिका में काम करेगा, न कि बैक्टीरियल कोशिका में काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पादप कोशिका में, बैक्टीरिया कोशिका में, कवक कोशिका में बच्चों इन सब में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो बच्चों काफी दृढ़ परत होती है, काफी कठोर परत होती है। तो चारों तरफ अगर कठोर कोशिका भित्ति है और आप माइक्रो इंजेक्शन लेके आ रहे हो, तब तो माइक्रो इंजेक्शन तो बहुत पतला होता है, उसकी सुई तो बहुत पतली होती है, निडल तो उसकी, तो वो पतली निडल क्या करती है, फिर उस मजबूत कोशिका भित्ति से टकरा के टूट जाती है। अतः माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग उस कोशिका के लिए करेंगे जिसमें चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेल। ये बच्चों यहाँ पर सीन है। आगे बात करते हैं। आगे बच्चों तीसरी यहाँ पर जो मेथड उसको बोलते हैं हम लोग जीन गन विधि। जीन गन मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं जीन गन विधि। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको बायोलिस्टिक गन मेथड भी कहते हैं, मेथड भी कहा जाता है। इसे बच्चों बायोलिस्टिक गन विधि भी कहा जाता है। आगे बात करें अपन, आगे अपन कह सकते हैं कि जीन गन विधि जो होती है इसका बच्चों यूज करते हैं यूज्ड फॉर प्लांट सेल। अगर आपके पास पादप कोशिका होती है तो पादप कोशिका में आरडीएनए डालने के लिए आप ये विधि काम में लोगे। होता बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले जो आरडीएनए है उस आरडीएनए को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, ऐसे कवर कर लेते हैं। किसके द्वारा? या तो गोल्ड ले लो, गोल्ड, या टंगस्टन, टंगस्टन धातु द्वारा लेपित कर देते हैं। अर्थात जो आरडीएनए है उसको सोने या टंगस्टन धातु जो होती है उसके द्वारा हम बच्चों इसको लेपित कर लेते हैं और तैयार करते हैं जीन बुलेट। और जीन बुलेट जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब ये जो जीन बुलेट है इसको डाल देते हैं बंदूक में,
यूं ऐसे। बच्चों इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि वो जो आरडीएनए है, इस आरडीएनए को सोने या टंगस्टन के धातु से लेपित करके डाल देते हैं इस बंदूक में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे डाल दिया आपने जीन बुलेट। जीन बुलेट डालने के बाद में घोड़ा दबाते हैं, मतलब जीन बुलेट डालने के बाद में हम लोग बंदूक का जो ट्रिगर है वो ट्रिगर दबाते हैं। ट्रिगर दबाने से क्या होता है कि ये जो आरडीएनए है ये इस बुलेट के रूप में बहुत तेजी से बाहर निकलता है। ठीक है, फिर बच्चों सामने क्या होता है, सामने बहुत सारी पादप कोशिकाएं होती है और इन पादप कोशिकाओं के अंदर आप कह सकते हो ये आरडीएनए चला जाता है किसी न किसी के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर सीन है। आप लोग यहाँ पे गोल्ड का और टंगस्टन का यूज इसलिए करते हो क्योंकि बच्चों गोल्ड टंगस्टन क्या होती है, काफी कम क्रियाशील धातु होती है। ये काफी कम क्रियाशील धातु होती है, अर्थात आरडीएनए को हम लोग सोने या टंगस्टन के द्वारा लेपित करके जीन बुलेट बनाते हैं। बच्चों जीन बुलेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब आप ट्रिगर दबाओगे तो बच्चों बंदूक में क्या होता है कि पीछे से बहुत तेजी से धक्का लगता है आरडीएनए के ऊपर और इस धक्के से आरडीएनए टूट भी सकता है। तो पहले आप इस आरडीएनए को एक टंगस्टन से या गोल्ड से लेपित कर लो ताकि अंदर चोट नहीं पहुंचे। फिर जब ट्रिगर दबता है तो बहुत तेजी से जो पिस्टन है वो जाता है उस बंदूक की गोली के ऊपर और फिर जो बच्चों बुलेट है वो बहुत तेजी से आगे पहुंचती है और कोशिका भित्ति को तोड़कर वो कोशिका के अंदर दाखिल हो जाती है। इस प्रकार से जो बच्चों आरडीएनए है वो आ जाता है पादप कोशिका में। याद रखना इसमें हम लोग गोल्ड एंड टंगस्टन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम क्रियाशील धातु होती है। लोहे का उपयोग मत कर लेना क्योंकि लोहा तो बहुत अधिक क्रियाशील होता है, वो कोशिका पे जाकर अन्य पदार्थों से क्रिया कर लेता है जिससे कोशिका मृत भी हो जा सकती है। या ये भी संभव है कि लोहा आरडीएनए से भी क्रिया कर ले और आरडीएनए को भी निष्क्रिय कर दे, इसलिए आप यहाँ पे कम क्रियाशील धातु जैसे गोल्ड और टंगस्टन काम में लेते हो। ठीक है, ओके। ये बच्चों यहाँ पे है जीनगन विधि। आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब बच्चों इसके बाद में हम आगे कंडीशन देखें। नंबर कौन सी विधि है, 4। ये बच्चों यहाँ पे है अहानिकारक रोगजनकों द्वारा। अगली बच्चों विधि है अहानिकारक रोगजनक। देखो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे मान लो बच्चों कोई भी पैथोजन है, कोई भी रोगजनक है, तो रोगजनक जो है उस रोगजनक के अंदर जो हानिकारक जीन है, हम लोग बच्चों क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी ले लिया जो रोग पैदा करता है, तो बच्चों बैक्टीरिया वायरस जो है वो रोग पैदा करता है। और बच्चों रोग पैदा तो तब करता है ना जब उसमें रोगजनक जीन हो, है ना। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि वो जो वहां पे रोगजनक है, वो जो वहां पर रोगजनक है उस रोगजनक के अंदर, उस रोगजनक के अंदर जो रोग उत्पन्न करने वाला जीन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आपने रोगजनक में से हानिकारक जीन को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो बताओ अब ये जो रोगजनक है वो कैसा हो गया, ये हो गया अहानिकारक रोगजनक, ये हो गया अहानिकारक रोगजनक। तो ये जो रोगजनक है वो अहानिकारक क्यों है, क्योंकि साहब जो जीन रोग उत्पन्न करता था उसको आपने बाहर निकाल दिया। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस अहानिकारक रोगजनक में डाल देते हैं वांछित जीन। इसमें क्या डाल दिया, वांछित जीन डाल दिया, सॉरी वांछित जीन नहीं, आरडीएनए, पुनर्योगज डीएनए। और अगर आपने जो आरडीएनए है वो डाल दिया इस बैक्टीरिया के अंदर जो कि रोग उत्पन्न करता था लेकिन अब रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चों ये बैक्टीरिया है, सपोज ये बैक्टीरिया हुआ कोई, और बच्चों आपने इसमें डाल दिया आरडीएनए।
ठीक है। अब ये रोग पैदा नहीं कर सकता क्योंकि इसका हानिकारक जीन बाहर निकाल दिया, लेकिन बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो करेगा ही। तो बैक्टीरिया जब भी किसी पादप में, जब भी किसी जंतु में, जिसमें भी इन्फेक्शन करेगा तो इन्फेक्शन तो कर देगा, लेकिन रोग उत्पन्न कर नहीं सकता, क्योंकि साहब जो हानिकारक जीन है वो तो हमने बाहर निकाल दिया था, है ना। तो इस तरीके से बच्चों में यहाँ पे कह सकते हैं कि अहानिकारक जो रोगजनक है, जिसमें से हम लोगों ने जो हानिकारक जीन है वो बाहर निकाल दिया, हानिकारक जीन को बाहर निकाल के रोगजनक को अहानिकारक करके फिर उसमें आरडीएनए को डाल के हम इस रोगजनक का, इस अहानिकारक रोगजनक का इन्फेक्शन कराते हैं परपोषी कोशिका में, जिससे बच्चों परपोषी कोशिका में हमारा आरडीएनए पहुंच जाता है। ये बच्चों यहाँ पे अगली विधि है। हाँ जी, ये बच्चों यहाँ पे सीन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आरडीएनए है वो बच्चों कहाँ चला गया, परपोषी कोशिका में चला जाता है। ये बच्चों आरडीएनए चला गया परपोषी कोशिका में। अब अगला पद क्या होगा बच्चों, अगला पद ये होगा कि परपोषी कोशिका से वांछित जीन की प्राप्ति। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ जो अपने एनसीईआरटी में है, पीसीआर के बारे में। ठीक है, तो बीच में हम यहाँ पे पीसीआर की बात करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी बीच में बात कर रखी है और सही भी है, वो देखना कैसे। तो बात हम यहाँ पे करते हैं पीसीआर के बारे में, जिसको बच्चों बोलते हैं हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ जी बच्चों, पीसीआर एक बहुत ही आधुनिक तकनीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है वो एक अत्याधुनिक तकनीक है। इसकी जो बच्चों खोज है वो की थी कैरीमुलस ने। इसकी जो खोज करता है ये है कैरीमुलस। इसकी खोज करता है और ये खोज करता 1985 में इसकी खोज की थी। तो पीसीआर एक आधुनिक तकनीक है जिसकी खोज की थी 1985 में कैरीमुलिस ने। ठीक है, देखो बच्चों पीसीआर में क्या होता है, डीएनए जो है, इस डीएनए की कॉपीज तैयार करने की, डीएनए की कॉपीज तैयार करने की इन विट्रो विधि पीसीआर है। अच्छा, तो पीसीआर में क्या करते हैं बच्चों, पीसीआर में जो कॉपी है डीएनए की, वो डीएनए की कॉपी बनाते हैं। 1 से 2 डीएनए, एक डीएनए से हजारों डीएनए बना सकते हैं, एक डीएनए से लाखों डीएनए बना सकते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की कॉपीज तैयार करने की इन विट्रो विधि है। इन विट्रो विधि का मतलब होता है कोशिका से बाहर, कृत्रिम माध्यम में। बच्चों एक तो होता है इन विट्रो और एक बच्चों होता है इन विवो। कोशिका के अंदर चलना, नेचुरल जो होता है कोशिका के अंदर चलना, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कोशिका के अंदर चलना, इसे हम लोग बोलते हैं इन विवो कंडीशन। तथा कोशिका के बाहर किसी रिएक्शन का होना, इसे हम लोग बोलते हैं इन विट्रो कंडीशन। तो प्यारे बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इन विट्रो कंडीशन जो होती है वो इन विट्रो कंडीशन कोशिका से बाहर होती है और कृत्रिम माध्यम में होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डीएनए की कॉपीज तैयार करने की इन विट्रो विधि, इन विट्रो मतलब कोशिका से बाहर कृत्रिम माध्यम में, ये जो विधि है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों पीसीआर का एक ही काम है, मुख्यतः एक ही काम है, बाकी काम इस पर डिपेंडेड ही है। पीसीआर का मुख्य काम है एक डीएनए से डीएनए की अनेकों कॉपीज तैयार करना। ये बच्चों काम किसका है, पीसीआर का काम है। आगे बात करते हैं।
बच्चों पीसीआर का जो मुख्य एंजाइम है, मेन एंजाइम ऑफ पीसीआर, पीसीआर का जो बच्चों मेन एंजाइम है, उस मेन एंजाइम का नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज ये बच्चों एंजाइम है, इसका मुख्य एंजाइम है। टेक का मतलब होता है बच्चों थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस। टेक का मतलब क्या, थर्मस एक्वाटिकस। और थर्मस एक्वाटिकस जो है ये बच्चों एक आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया है जो अत्यधिक गर्म आवासों में होता है, गर्म आवासों में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पीसीआर के अंदर, पीसीआर एक आधुनिक विधि है, इसके खोजकर्ता कैरीबोलिस है। 1985 में इसकी खोज की गई थी। डीएनए की कॉपी तैयार करने की इनविट्रो विधि पीसीआर है। इनविट्रो का मतलब कोशिका से बाहर परख नली में या मशीन में, कोशिका से बाहर आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में। मेन एंजाइम ऑफ पीसीआर है टेक डीएनए पॉलीमरेज। इसको थर्मस एक्वाटिकस नामक आर्की बैक्टीरिया से निकाला गया है, और ये ऐसा आर्की बैक्टीरिया है जो अत्यधिक गर्म आवास में है। बच्चों सामान्य डीएनए पॉलीमरेज हम उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि पीसीआर एक मशीन है, और जब ये मशीन चलती है तो तापमान बढ़ता है, तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इतना अधिक तापमान अगर होगा तो एंजाइम जो है उसमें विकृतीकरण आ जाता है, एंजाइम टूट जाता है, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर विशेष एंजाइम काम में लेना पड़ेगा जो अत्यधिक तापमान पर भी अपना काम कर सकता है, और उस विशेष एंजाइम का नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम उस जीव में पाया जाता है, उस बैक्टीरिया में पाया जाता है जो रहता ही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये एंजाइम जो है वो अत्यधिक तापमान को भी सहन कर सकता है। इसलिए आपको डीएनए पॉलीमरेज सामान्य प्रकार का नहीं बल्कि विशेष प्रकार का लेना पड़ेगा। और ये जो विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज है उसका नाम क्या है, टेक डीएनए पॉलीमरेज इसका नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखें, बच्चों पीसीआर की जो अभिक्रिया है, ये पीसीआर की अभिक्रिया जिस पात्र में कराते हैं उसको बोलते हैं एपेंड्रोफ ट्यूब, एपेंड्रोफ ट्यूब में करवाते हैं। इस माध्यम में तापमान को हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, एपेंड्रोफ ट्यूब में करवाते हैं पीसीआर की अभिक्रिया, ठीक है। और पीसीआर का सामान्य तापमान कितना रहता है, तो पीसीआर का सामान्य तापमान जो है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आगे देखो, हाँ जी आगे बात करते हैं। आगे हम कह सकते हैं इसमें जैसे कि पीसीआर जो है, इस पीसीआर में आप डीएनए की कॉपी बनाते हो, तो पीसीआर के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, आइए करते हैं इसके बारे में बात। तुम कह सकते हैं पीसीआर हेतु आवश्यक घटक, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पीसीआर के लिए चाहिए होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको चाहिए पीसीआर के लिए एंजाइम जिसका नाम है टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये बच्चों एंजाइम आपको चाहिए पीसीआर के लिए। इसका काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज करता है क्या है, डीएनए का निर्माण करता है, लेकिन बच्चों ये स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है क्योंकि ये उच्च तापमान पे काम करता है, इसको बोलते हैं टेक डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा
बच्चों अपने को न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स किसके? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। अरे बच्चों सिंपल सी बात है, आपको कोई एक माला दे दे और बोल दे कि ऐसी 10 माला बना दो, तो ऐसी 10 माला बनाने के लिए आपको फूल तो चाहिए ना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपके पास में एक डीएनए है तो ऐसा ही डीएनए आपको और बनाना है, तो इसके लिए आपको डीएनए के घटक तो चाहिए, इसके लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए। भाई माला कौन है? डीएनए। फूल कौन है? न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, माला का निर्माण करने के लिए आपको फूल चाहिए, आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है, तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे चाहिए अपने को। इसके अलावा प्राइमर, प्राइमर जो है इसके आपको 2 सेट चाहिए, प्राइमर के आपको यहाँ पर 2 सेट चाहिए। 2 सेट कहाँ पर काम आएंगे अभी डायग्राम में बताऊंगा मैं आपको। अभी तक देखो कि प्राइमर चाहिए, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था आपको डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए का निर्माण करता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के निर्माण को आरंभ नहीं कर सकता, वो डीएनए के निर्माण को, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के निर्माण को आरंभ नहीं कर सकता, उसको लंबा कर सकता है। तो आपको पहले यहाँ पे छोटी सी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लगानी पड़ती है, जिसको फिर लंबा कर देगा डीएनए पॉलीमरेज। और बच्चों वो जो वहाँ पर छोटा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसे आप लोग बोलते हो आरएनए प्राइमर। तो बच्चों आपको यहाँ पे आरएनए प्राइमर के 2 सेट चाहिए होते हैं। आगे बात करते हैं। आगे बच्चों आपको यहाँ पे क्या चीज चाहिए? आगे बच्चों आप यहाँ पे कह सकते हैं आपको डीएनए लाइगेज भी चाहिए। लाइगेज क्यों चाहिए? ताकि वो जो प्राइमर है उसको हटा के जब आप वहाँ पे नया डीएनए बनाओ, जब आप वहाँ पे नया डीएनए बनाओ तो उनको आपस में जोड़ा जा सके। ये सब बच्चों यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो हमको चाहिए किसके अंदर? पीसीआर के अंदर। समझ रहे बात को? ये यहाँ पे कंडीशन है। और बच्चों प्राइमर यहाँ पे जानते हो प्राइमर का मतलब क्या है? ये है कृत्रिम रूप से बना, कृत्रिम पॉली न्यूक्लियोटाइड का छोटा टुकड़ा, बच्चों क्या होता है? प्राइमर कहलाता है। समझ रहे बात को? हाँ बच्चों, तो ये अपने को चाहिए घटक पीसीआर के लिए। अब देखो बच्चों पीसीआर जो है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, आइए करते हैं उसके बारे में चर्चा। देखें सबसे पहले आप ये मान के चलिए, ये बच्चों यहाँ पर है वो डीएनए का टुकड़ा जिसकी आपको फोटोस्टेट निकालनी है, मतलब जिसकी आपको कॉपी निकालनी है ना। ये डीएनए का टुकड़ा है। ये है डीएनए का टुकड़ा। ये मान लो यहाँ पे है 3 डेज, तो ये 5 डेज, ये 5 डेज और ये 3 डेज। ये भी आपको चाहिए पीसीआर के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास में डीएनए नहीं है आप उसकी कॉपी कैसे निकालोगे? भैया आपको मान लो आधार कार्ड की फोटोस्टेट चाहिए, तो जब आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड ही नहीं है तो उसकी फोटोस्टेट कहाँ से निकालोगे? उसी प्रकार से हम कह सकते हैं ये बच्चों डीएनए का वो टुकड़ा है जो आपको चाहिए, ठीक है, कॉपी बनाने के लिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको ताप देते हैं, इसको टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने से क्या होता है, दोनों श्रृंखला अलग अलग हो जाती है। एक श्रृंखला ये मान लेते हैं, एक श्रृंखला ये मान लेते हैं। इस प्रकार से ये बच्चों यहाँ पे है नाइट्रोजन क्षार ATCG, उस तरीके से है। यू, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। अब डीएनए की दोनों श्रृंखला को अलग अलग करने के लिए आपने तापमान दिया। तापमान कितना दोगे भाई? अगर प्रोकैरियोटिक डीएनए है तब तो दे दो 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यूकैरियोटिक डीएनए है तब टिका दो लगभग 92 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है,
प्रोकैरियोटिक में ए डबल बॉन्ड टी की तुलना में सी ट्रिपल बॉन्ड जी ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या होता है, अधिक तापमान चाहिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए यूकैरियोटिक डीएनए में आपको दोनों श्रृंखला को अलग अलग करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये जो बच्चों आप यहाँ पर स्टेप देख रहे हो, ये पहला स्टेप है इसका, और बच्चों पहले स्टेप का नाम है निष्क्रियकरण। ये है निष्क्रियकरण, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब बच्चों क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे प्राइमर। अब बच्चों प्राइमर लगाएंगे अपन यहाँ पर। तो मान लो कि साहब प्राइमर लग गया ऐसे से, ये प्राइमर है 5 डेज, इधर 3 डेज। पता है आपको नई श्रृंखला हमेशा 5 to 3 बनती है। ये प्राइमर लगा दिया मैंने, यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, प्राइमर। पहले 5 डेज, यहाँ पे 3 डेज, ऐसे ये लग गया प्राइमर, ठीक है। ये बच्चों यहाँ प्राइमर लग गया। प्राइमर जो आपने बनाया है आर्टिफिशियली, ये ऐसा बनाया है कि इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लो यहाँ पे टी है तो यहाँ पर ए, यहाँ पर सी तो यहाँ पर जी बनाया होगा, यहाँ पे जी तो प्राइमर में यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे सीन है, ठीक है, यहाँ लगा दिया प्राइमर। इससे बच्चों हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टेप तापानुशीलन। तो तापानुशीलन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तापानुशीलन के अंदर हम लोग आरएनए प्राइमर को सेट कर देंगे डीएनए की दोनों श्रृंखला पर। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि आपको भी आरएनए प्राइमर के 2 सेट चाहिए होते हैं, एक इस वाली श्रृंखला पे लगाने के लिए और एक इस वाली श्रृंखला पे लगाने के लिए। अब बच्चों उसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में ये होगा कि एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, इतनी सी बात है। अब यहाँ पर टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करेगा, जो कि इन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ करेगा। क्योंकि ये बच्चों क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर इन श्रृंखलाओं को लंबा कर देगा, कुछ इस प्रकार से। एक श्रृंखला ये थी, एक श्रृंखला ये थी, ये 3 से 5, 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन थी। ऐसे से फिर इसके बाद में आप लगा दो क्या, डीएनए की श्रृंखला लगा दो। ये बच्चों यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा दिया था अपने पहले, 5 डेज से 3 डेज आरएनए प्राइमर लगा दिया था। यहाँ भी 5 डेज से 3 डेज आरएनए प्राइमर लगा दिया था, कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों क्या होगा, अब इसके बाद में ये होगा कि साहब जो डीएनए है पॉलीमरेज है वो इस आरएनए प्राइमर को आधार मान के बच्चों यहाँ पे नया डीएनए इस प्रकार से बना देगा। बनाएगा कैसे, 5 डेज से 3 डेज। ये लो, ये बन गया नया डीएनए, 5 डेज से 3 डेज नया डीएनए। ऐसे से ये देखो बच्चों, एक से बन गया 2 डीएनए, फिर बच्चों 2 डीएनए से कितने बन जाएंगे, 4 डीएनए बन जाएंगे। इस तरीके से बच्चों प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। और जब बच्चों 30 चक्कर चलेंगे तो याद रखना, 30 चक्कर चलने पर 1 बिलियन डीएनए की कॉपीज बन जाती है, कॉपीज बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ये तीसरा पद है, इसका नाम है प्रसारण, इलोंगिनेशन। ये है डीनेचुरेशन, ये है एनेलिंग, और ये यहाँ पे प्रसारण है, इलोंगिनेशन। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात ये करेंगे कि निष्क्रियकरण में क्या होगा। पहले पद में क्या हुआ, तापमान देकर डीएनए की दोनों श्रृंखला को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पद यहाँ पर जो है वो है तापानुशीलन,
और यहाँ पे जो बच्चों तापमान रहता है वो रहता है लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इन दोनों के अंदर। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब यहाँ पे कंडीशन कुछ इस प्रकार से आती है कि तापानुशीलन के अंदर दोनों श्रृंखला जो अलग अलग होती है उनके सामने प्राइमर लग जाते हैं, ठीक है। प्राइमर जो है वो इस प्रकार से लगते हैं कि 3 डैश किनारे के सामने 5 डैश आता है और 5 डैश के सामने 3 डैश आ जाता है। देखो बच्चों यहाँ पर कंडीशन हो गई, 3 के सामने 5 आ गया, यहाँ भी 3 के सामने 5 आ गया, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आता है प्रसारण। प्रसारण के अंदर क्या होगा, प्रसारण के अंदर टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़कर डीएनए की श्रृंखला के सामने डीएनए की दूसरी श्रृंखला बना देते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे प्राइमर वगैरह हट जाते हैं और वापस यहाँ पे नई चेन बन जाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पीसीआर के बारे में। तो बच्चों पीसीआर जो है ये पीसीआर की मैकेनिज्म थी, समझ रहे बात को, ये यहाँ पे सीन है। अब इसके बाद में ये जो पीसीआर है बच्चों, पीसीआर में क्या काम है, इसका महत्व क्या है वो देख लो। इंपोर्टेंस ऑफ पीसीआर। बच्चों पहला महत्व तो वही हो गया कि जो डीएनए है इस डीएनए की कॉपिंग करना, एक जो डीएनए है उससे बच्चों हजारों डीएनए बना लेना, करोड़ों डीएनए बना लेना, ये इसका काम हो गया। समझ रहे बात को, आगे बात करते हैं। बच्चों पीसीआर जो है, इस पीसीआर के द्वारा रोग जो है, इन रोगों की जांच भी करते हैं, रोगों का निदान भी करते हैं, जैसे एड्स वगैरह। तो ये सब जो बच्चों यहाँ पे रोग होते हैं, एड्स वगैरह जो रोग है, अनेकों रोगों का जो बच्चों निदान है हम लोग पीसीआर की सहायता से कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे आगे। नंबर 3, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर आप कह सकते हो कि बच्चों कई बार क्या होता है कि हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जो अपराधी है उनको पकड़ते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं। तो वो जो अपराधी को पकड़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा, बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी पीसीआर काम आ सकता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो देखो प्यारे बच्चों बड़ी विचित्र बात है कि एड्स की जांच हम लोग एलाइजा विधि से करते हैं, लेकिन पीसीआर से भी कर सकते हैं, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जो पीसीआर है, इस बच्चों पीसीआर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कई बार अपराधियों को पकड़ने के लिए अदालतों के अंदर, ठीक है, पुलिस स्टेशन के अंदर, इन सब के अंदर हम लोग बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर बच्चों क्या होता है, पीसीआर का उपयोग किया जाता है। ये हमने बच्चों बात की पीसीआर के बारे में। अब पीसीआर किस तरीके से रोगों की जांच करता है ये बच्चों बात करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू।